आचार्य जी प्रणाम। 34 वर्षीय प्रश्नकर्ता हैं। कल इनके प्रश्न के उत्तर में इन्हें बहुत सुंदर सत्संग प्राप्त हुआ था। आज उसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए और कल जो इन्होंने सत्संग सुना था उस पर गौर फरमाने के बाद पूछ रहे हैं, आचार्य जी कल मेरे प्रश्न के जवाब में आपने कहा था कि मेरी बेटी जिसका नाम जिज्ञासा है, जो कि 6 वर्ष की है, अगर मैं उसे असली मायने में शिक्षा देना चाहता हूँ तो मुझे इस पूरे शिक्षा तंत्र के पैरेलल ही उसे शिक्षा देनी पड़ेगी। परंतु आचार्य जी, अपनी बेटी को सही शिक्षा दे पाऊँ इससे पहले तो मुझे खुद सही रूप में शिक्षित होना पड़ेगा ना। पिछले 1 महीने से आपके वीडियोज़ यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ और अब शिविर में भी आ गया हूँ। कृपया मुझे समझाएं कि आपके वीडियोज़ देखने और शिविर में आने के अलावा वो क्या तरीका है जिससे मैं वह सही शिक्षा प्राप्त कर सकता हूँ। प्रश्न को सबके लिए थोड़ा व्यापक करे देते हैं। पूछा है कि 6 वर्ष की बेटी है तो जो विद्यमान औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है उससे तो उसको भाषा की, विज्ञान की, गणित की, संसार की शिक्षा मिल ही जाएगी, लेकिन कहते हैं कि यह भी समझ में आता है कि उस औपचारिक सांसारिक शिक्षा के समानांतर साथ साथ पैरेलल जीवन शिक्षा भी देनी ज़रूरी है, बल्कि शायद वो जीवन शिक्षा हमारी औपचारिक शिक्षा से कहीं ज़्यादा आवश्यक है। तो पूछ रहे हैं कि कैसे दें, यही प्रश्न है। सबसे पहले तो बच्चे तक पहुंचने वाले विकृत शिक्षा के जितने रास्ते हैं, दरवाजे खिड़कियां हैं, उनकी पहचान कर कर के उनको बंद करना पड़ेगा। यह बताने से पहले कि बच्चे को सही जीवन शिक्षा और उच्चतर जीवन मूल्य कैसे दिए जाएं, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उसको जो गलत शिक्षा मिलती है और निकृष्ट जीवन मूल्य मिलते हैं, उनको रोकना, उनको अवरुद्ध करना, उनका रास्ता ब्लॉक करना ज़्यादा ज़रूरी है। दोहराए देता हूँ क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अभिभावक बैठे हैं। आप बच्चे को उचित और ऊंचे जीवन मूल्य सिखाएं, वो आवश्यक है, लेकिन उससे पहले तत्काल आकस्मिक
इमरजेंसी ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे तक जो विकृत मूल्य और कुशिक्षा पहुंच रही है उसको रोकें। उसको अगर आपने रोक दिया तो फिर उसको कुछ सिखाना संभव भी हो पाएगा, बल्कि आसान भी। पर उस तक जो विकृति और गंदगी पहुंच रही है वो पहचानी ही नहीं गई, रोकी ही नहीं गई, तो गड़बड़ हो जाएगी। खेद की बात यह है कि कई बार घर वाले ही, माँ बाप ही उस मलिनता को और विकृति को बच्चे तक पहुंचाने के बड़े सक्रिय माध्यम बन जाते हैं। पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है कि कौन से दरवाजों को बंद करना है। थोड़ी देर के लिए अपने व्यक्तित्व से बाहर निकल आइए। यहां पर अध्यात्म शुरू होता है, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही होता है अहंकार से थोड़ा दूर हो जाना। अहंकार का जमीनी मतलब यह है कि मैं बस मैं ही होकर के देखता, सुनता, सोचता हूं। मैं सब कुछ अपनी व्यक्तिगत दृष्टि और अपने व्यक्तिगत केंद्र से ही देखता हूं। उसके अलावा मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप 30 या 40 या 50 के हैं। बच्चे हो जाइए, बिल्कुल बच्चे हो जाइए। अब बच्चे का दिन बिताइए। बच्चे हो गए हैं ना अब आप, तो उसका दिन बिताइए और भूलिए नहीं वो बच्चा है, बल्कि आप बच्चे हैं। अब देखिए कि आप तक क्या क्या पहुंच रहा है, कौन कौन सी बीमारियां, और कहीं बाहर नहीं, अक्सर घर के अंदर ही। माँ बाप बातचीत कर रहे हैं, उनको वो बहुत साधारण बात लग सकती है। वो साधारण बात शायद है भी, पर किनके लिए साधारण है वो बात? 2 वयस्क लोगों के लिए, 2 उम्रदराज लोगों के लिए, 30-40 साल के 2 लोगों के लिए वो बात सामान्य साधारण हो सकती है। बच्चा आपका साथ में ही होता है। आप दोनों कुर्सी पर बैठे बात कर रहे हैं, बच्चा कहीं आसपास खेल रहा है या खड़ा सुन रहा है। हो सकता है वो दूर है और आप लोग बातचीत कर रहे हैं, आपने ही उसे बुला दिया कि आना, थोड़ा पानी देना, और आपने जरा भी ख्याल नहीं किया कि आप जो बातचीत कर रहे हैं वो हो सकता है वयस्कों के लिए ठीक हो, बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने अहंकार की सीमा के भीतर ही रहते हैं। हम अपनी अहंता के केंद्र से ही देखते, सोचते हैं। हमें लगता है कुछ हमारे लिए ठीक है तो बच्चे के लिए भी ठीक होगा। अब ये तो हुई वयस्कों की सामान्य साधारण बात। बहुत दफे तो ऐसा होता है कि माँ बाप या घर के और नात रिश्तेदार या अतिथि वगैरह ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो वयस्कों को भी शोभा नहीं देती, और वो सब बातें भी, वो सब क्रियाकलाप भी बच्चे की इंद्रियों तक पहुंच रहे होते हैं। और वो बातें, वो सब कर्म जो वयस्कों के बीच घट रहे हैं, वो ऐसे हैं कि अगर उनको कोई वयस्क भी देख ले तो उसके चित्त पर भी बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा।
वो बातें ऐसी हैं कि कोई अगर तीसरा प्रौढ़ आदमी भी देख ले तो उसका मन भी खराब हो जाए। और अक्सर ये सब बातें बच्चे देख रहे होते हैं। हमें इतनी भी शालीनता नहीं होती बच्चे के प्रति, बच्चे की गरिमा के प्रति हम इतनी भी मर्यादा नहीं रखते कि अगर ये बातें करनी हैं तो बच्चे से थोड़ा दूर होकर करें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो फिल्में, जो पिक्चरें, मूवीज जन सामान्य के लिए रिलीज करी जाती हैं, उन पर सेंसर बोर्ड AUAU ये सब ठप्पा लगाता है ना, लगाता है ना। तो बहुत सारी बातें होती हैं जिनको समाज और सरकार और बाहर की जो व्यवस्था है हमारी, वो भी समझती है कि बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना। किसी फिल्म में उस तरह की बातें होती हैं तो उसको A सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है, प्रमाणित कर दिया जाता है कि भाई इसमें जो सामग्री है वो सिर्फ बड़ों के लिए है। और आवश्यक नहीं है कि वो जो A सर्टिफाइड फिल्म है उसमें सेक्स संबंधित मसाला हो, इसीलिए उसको A का, एडल्ट का प्रमाण पत्र मिला है। हिंसा हो तो भी मिल जाता है ना, मिल जाता है ना। जो बातें वर्जित होती हैं कि बच्चे सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर ना देखें, मुझे बताइए क्या उससे ज्यादा हिंसा युक्त बातें और दृश्य बच्चे अपने घर में और मोहल्ले में ही नहीं देख रहे होते? सेंसर बोर्ड इतना ही तो कर सकता है कि जब आप थिएटर के अंदर आए बच्चों को लेकर के, तो स्क्रीन पर कुछ ऐसा बच्चे को ना दिखाई दे जो उसके कोमल मन पर आघात करे, है ना। अब अपने पिछले साल, 2 साल, 5 साल के अनुभव को थोड़ा याद करिए। घर में ही बच्चे ने क्या क्या नहीं देख लिया। घर में जो दृश्य बच्चे ने देख लिए और जो संवाद सुन लिए, वो उसे सिनेमा हॉल में देखने की अनुमति नहीं है। सिनेमा हॉल में हम उसे नहीं देखने देते, घर में लाइव दिखाते हैं। सिनेमा हॉल में हम कहते हैं अरे नहीं नहीं मत देखना, रिकॉर्डेड है, अभिनय मात्र है, तब भी कहते हैं मत देखना। और घर में तो सजीव है, लाइव, और अभिनय नहीं है, मामला असली है और बच्चा देख रहा होता है। और फिर हम कहते हैं फिल्मों का बड़ा बुरा असर पड़ रहा है बच्चों पर। हाँ, फिल्मों का असर तो बुरा पड़ रहा है बच्चों पर वो फिल्म है जो रोज घर में ही चल रही है और टीवी के पर्दे पर नहीं चल रही है, रसोई घर में चल रही है, लिविंग रूम में चल रही है, दालान में चल रही है, सीढ़ियों पर चल रही है। बोलिए, घर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है ना जो हम स्क्रीन पर भी अगर देखें तो विभत्स लगेगा। कहिए, स्क्रीन पर तो वर्जित कर दिया, घर में कौन वर्जित करेगा? कौन सा सेंसर बोर्ड है जो आपके घर में घुसकर वर्जित करेगा कि माँ बाप इस तरह की बातें और इस तरह की हरकतें बच्चों के सामने ना करें? बात माँ बाप की नहीं है, कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपके मोहल्ले में किसी और घर में इस तरह का माहौल हो कि दुष्प्रभाव पड़ता हो बच्चे पर। आप संगीत के बड़े रसिक हैं और ऐसा तो आपका घर होगा नहीं कि एक कमरे में संगीत चले तो आवाज दूसरे कमरे तक नहीं जाती होगी। साधारणतः ऐसे घर तो होते नहीं है ना। अब आप सुन रहे हैं संगीत, और आप जो संगीत सुनते हैं वो कोई शास्त्रीय संगीत तो है नहीं, न रविंद्र संगीत है, न लोक संगीत है, न भजन है।
आप जो सुन रहे हैं साहब वो तो आपके लिए भी हानिप्रद है, वो इतना जहरीला है। सोचिए बच्चे के लिए वो कैसा होगा। आप जो सुन रहे हैं वो ऐसा है कि आप भी उसे सुनते हैं तो आपकी रगों में जहर दौड़ जाता है। और जो आप सुन रहे हैं, क्या वो सब कुछ बच्चे तक नहीं पहुंच रहा? पर आप तो अपने में मगन है। अहंकार का यही काम है, बस अपने आप को देखता है। आप अपने में मगन है, कह रहे बढ़िया है, चल रहा है, दर्द भरे गीत चल रहे हैं। वो दर्द भरे गीत आपको भी नहीं सुनने चाहिए, बच्चे को सुना दिए आपने। और हमें लगता है नहीं नहीं, ये सब कोई गलत चीजें थोड़े ही हैं। हां, कोई अश्लील गीत होगा तो हम बंद कर देंगे। हमें लगता है कि जैसे बच्चे को एक ही चीज से बचा के रखना है, अश्लीलता से। अश्लीलता तो बुरी है, पर उससे कहीं ज्यादा बुरे और कई दुष्प्रभाव हैं। बचपन में ही बच्चे की पूरी आंतरिक मूल्य व्यवस्था निर्धारित हो रही होती है, उसका वैल्यू सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। और आप जो गीत सुन रहे हैं वो गीत नहीं है, उसमें बहुत ताकतवर छुपे हुए संदेश होते हैं। आमतौर पर फिल्मी संगीत ही तो चलता है घर में, और क्या चलता है। और बहुत घरों में होता है कि माताएं कुछ कर रही होती हैं, बैठी होती हैं, या पिता भी, और एफएम लगा देते हैं। और उसमें जो आ रहा है उसका तो आपने वास्तव में चुनाव भी नहीं करा ना। जब आप कोई सीडी वगैरह लगाते हैं तो कम से कम आपका उस पर थोड़ा नियंत्रण होता है। आप जानते हैं कि आपने क्या लगाया है, उसमें कैसी अंदर सामग्री है। जब आप एफएम लगा देते हैं तो आपको पता भी नहीं है कि अगला गाना वो क्या बजा देगा, और ये तो रेडियो जॉकी हैं, ये कौन सी अगली फूहड़ बात कह जाएंगे। पर आप उसको लगा देते हैं और आप सोचते हैं घर में थोड़ी रौनक रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ बजता रहना चाहिए, थोड़ा शोर तो होता रहे, कुछ आवाजें आती रहे, उससे माहौल थोड़ा उत्तेजना का रहता है। आपके लिए वो सब कुछ जो रेडियो से आ रहा है साधारण हो सकता है, बच्चे के लिए साधारण नहीं है। बच्चा ऐसा होता है जैसे रुई का बहुत बड़ा फाहा, जैसे कपास का ढेर, और इधर उधर से जो सब प्रभाव आ रहे हैं वो ऐसे होते हैं जैसे गंदा पानी। रुई क्या करेगी? गंदे पानी को सोख लेगी। आपको लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं, तो साधारण सी बात है, एफएम ही तो चल रहा है। रेडियो मसाला, वो जो चल रहा है वो बच्चे को मारे डाल रहा है। पर ये आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप बच्चा बनकर नहीं सुन रहे रेडियो को। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि एक दिन जरा बच्चे बन जाइए और देखिए कि उसके ऊपर क्या क्या असर हो रहे हैं दिन भर। बच्चा बनकर देखिए कि क्या चल रहा है। जो लोग वहां रेडियो में बोल रहे हैं, उनके बोलने का अंदाज, बच्चे ने बहुत कुछ सीख लिया, उसने पा ली जीवन शिक्षा, वो समझ गया ऐसे बोला जाता है, ये तरीके हैं। विज्ञापन आ रहे हैं रेडियो में, विज्ञापन मात्र विज्ञापन नहीं होता। विज्ञापन आपके भीतर कुछ मूल्यों को संचारित करता है। विज्ञापन का मतलब होता है कुछ खरीदो। कुछ खरीदोगे तभी ना जब उस चीज को कीमत दोगे, कुछ खरीदोगे तभी ना जब उस चीज को महत्वपूर्ण मानोगे। तो जब एक विज्ञापन आता है तो वो बेची जा रही वस्तु को, विज्ञापित वस्तु को आपके भीतर महत्वपूर्ण बनाता है सबसे पहले। जब आपके भीतर उसका महत्व स्थापित हो जाएगा तो आप तुरंत तैयार हो जाएंगे उस चीज को खरीदने के लिए। ऐसे ही होता है ना। आप सोच रहे हैं बस विज्ञापन ही तो आ रहा है रेडियो पर, आप समझ ही नहीं रहे हैं कि बच्चे की पूरी आंतरिक व्यवस्था यहां तैयार की जा रही है। फिर आपको एक दिन अचरज होगा कि ये मेरा सोनू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने उसे रेडियो तड़का सुनाया है।
अब आप बैठे हैं, मैच देख रहे हैं, आपको उकताहट होगी, आप कहेंगे क्या हर चीज बच्चे पर प्रभाव डालती है? जी साहब, डालती है। मैच सिर्फ मैच नहीं होता, मैच बहुत कुछ होता है। मैच चल रहा है, वहां पर खिलाड़ियों की किस तरह से चीयरिंग चल रही है, बच्चा देख रहा है। आपको लग रहा है कि मैं तो मैच देख रहा हूं, हो सकता है आपको उन चीयर गर्ल्स से कोई मतलब ना हो, मान लिया, पर बच्चा तो कौतूहल से भरा हुआ है। वो समझना चाह रहा है कि गेंद बल्ले के खेल में ये लड़कियां इस तरह क्यों पागल हुई जा रही हैं। भाई खेल तो वहां पिच पर चल रहा है, बात गेंद की और बल्ले की है, ये चीयर गर्ल्स का क्या मतलब है? आपको वो बात साधारण लगेगी, बच्चे के लिए साधारण नहीं है। बच्चा उसमें से जीवन शिक्षा सोख रहा है, जैसे रुई सोखती है, बच्चा बहुत कुछ सोख रहा है। कमेंट्री चल रही है, इनिंग्स ब्रेक हुआ है, वो जो कमेंटेटर बैठे हुए हैं वो किस लिहाज में बात कर रहे हैं, किस तरह से वो बात को पेश कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो तो आदर्श बनकर बैठे हैं ना वहां पर। और कहने की जरूरत नहीं, जहां कहीं भी कुछ ऐसा है जो प्रचलित है, वहां विज्ञापन भी मौजूद होंगे ही। मास मीडिया हो और विज्ञापन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप तो अपनी तरफ से मैच देख रहे हैं, बच्चा विज्ञापन देख रहा है। आपको लग रहा है विज्ञापन तो यूं ही है, बीच की खाली जगह को भरने का तरीका है विज्ञापन। बच्चे के लिए वो बीच की खाली जगह को भरने का तरीका नहीं है। वो आंख फाड़े देख रहा है, बच्चों की देखिए ना, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल। आपको लग रहा है कि ये तो अभी 2 ओवरों के बीच में 1 मिनट था, फील्ड एडजस्टमेंट किया जा रहा था तो विज्ञापन दिखा दिया कुछ। आप तो बस वो 1 मिनट शायद गुजार देना चाहते हैं कि अगला ओवर शुरू हो, हम आगे का मैच देखें। बच्चे के लिए ऐसा नहीं है। और ये बातें पकड़ पाना बहुत आसान है अगर आप बच्चे के साथ बच्चा हो पाएं। हम बच्चे को करीब करीब अपने ही जैसा समझ लेते हैं। हम जो खा रहे होते हैं बच्चे को वही खिला देते हैं। रेस्टोरेंट में जाके देखिए, भाई वीकेंड है, चलो आज बाहर खाएंगे, वहां बच्चे को भी ले गए हैं, वो कोई 4 का है, कोई 6 का है, कोई 8 का है। वहां जो जो मंगाया गया है वो बच्चे को भी जा रहा है। अब उसके मुंह की, जीभ की, गले की और आंतों की कोशिकाएं नरम हैं। रेस्तरां ने जो खाना बनाया है वो वयस्कों के लिए बनाया है, वो आपके लिए बनाया है। कोई शेफ ये सोच के खाना नहीं बनाता कि ये बच्चे खाएंगे। पर जाकर के देखिए, अभी चले जाइए किसी रेस्टोरेंट में, जो माँ बाप खा रहे हैं वही बच्चे को बैठा रखा है, उसकी प्लेट में डाल दिया है। अंतर बस इतना करा है कि माँ बाप अगर 2-2, 3-3 रोटियां ले रहे हैं तो बच्चे की प्लेट में 1 रख दी है। मात्रा कम कर दी है, माल वही है। आप जो अपने लिए कर रहे हैं वही बच्चे के लिए कर डालते हैं। और बच्चा वो सब लानतें झेलने के लिए तैयार नहीं है जो हमारी जिंदगी में मौजूद हैं। ये सब जो खेल वगैरह हैं, पूरी जो गेमिंग इंडस्ट्री है, हमें लगता है कि हम बड़े स्नेही अभिभावक हैं अगर हमने अपने बच्चों को
गेमिंग का उपकरण ला करके दे दिया। जानते हैं दुनिया में इस वक्त जितना पैसा फिल्म उद्योग कमाता है पूरे विश्व में, उससे 3-4 गुना ज्यादा पैसा गेमिंग उद्योग कमाता है। और उसमें बच्चों की शिरकत कुछ कम नहीं है। पबजी तो आप जानते ही होंगे। और हमें लगता है कोई बात नहीं, बड़ा उपद्रवी था, कोने में बैठा हुआ है, हाथ में मोबाइल लेकर कुछ बटन वटन दबा रहा है, शैतान शांत है, हमारा पिंड छूटा, हम अपना काम करें। वो शैतान शांत नहीं है। देखिए तो सही कि उसके मोबाइल में चल क्या रहा है। कई घरों में तो बच्चों के लिए अलग से सिस्टम लाकर रखे जाते हैं जिस पर वो गेम्स खेल पाएं। भाई थोड़ा पैसा आ गया है, कुछ तो उस पैसे का उपयोग करना ही है ना, तो बच्चों को ये सब चीजें ला करके दो। कभी बच्चा बन करके वो खेल खेला नहीं, कभी सोचा नहीं कि बच्चा इस खेल से सीख क्या रहा होगा। और फिल्में तो फिल्में हैं, अब तो नेटफ्लिक्स है, इंटरनेट का पूरा मायाजाल है, सब खुला हुआ है। देखिए मैं अभी भी बस नकार की भाषा में बात कर रहा हूं, वो सब कुछ बता रहा हूं आपको जो नहीं करना है। यही सूची बहुत लंबी हो जाएगी और आप पाएंगे कि इस सूची को अगर साफ करना है तो पहले आपको अपने आप को साफ करना पड़ेगा। आप इस सूची को साफ कर लें, यही बहुत है। समझ में आ रही है बात? बच्चे के स्कूल का चयन किस आधार पर करते हैं, किन पैमानों पर, किन पैरामीटर्स पर करते हैं आप? क्या सिखा रहा है वो स्कूल आपके बच्चों को? बहुत सारे स्कूलों के तो सिर्फ विज्ञापन देखकर, होर्डिंग इत्यादि देख करके स्पष्ट हो जाता है कि ये स्कूल बहुत जहरीला होगा। पर विज्ञापन आकर्षक है, मां बाप खिंचे चले जाते हैं और दाखिल कराए बच्चे को। देखिए आपका बच्चा भारतीय संस्कृति सीखे न सीखे, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। संस्कृति तुलनात्मक रूप से छोटा मुद्दा है अध्यात्म के सामने। पर जब मैं बच्चों को देखता हूं कि 6वीं 8वीं में आ गए हैं और हिंदी बोलना नहीं आया, राम को रामा और कृष्ण को कृष्णा बता रहे हैं,
तो मैं ये भी समझ जाता हूं कि ये बच्चा अब जीवन में कभी गीता को सम्मान नहीं देने वाला। इनका संबंध है दोनों का। हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस समय में रहते हैं, वहां पर इन दोनों बातों का संबंध निश्चित रूप से है। आपका बच्चा अगर ऐसे माहौल में शिक्षा पा रहा है जहां कृष्ण कृष्णा हो जाते हैं या कृष हो जाते हैं, तो अब उस बच्चे ने मात्र हिंदी को ही नहीं त्यागा है, उसने गीता को भी त्याग दिया। कुछ है संबंध हिंदी और गीता के बीच। आप अगर अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दे रहे हैं कि वो हिंदी से दूर रहे, तो समझ लीजिएगा कि आपने अपने बच्चे को गीता से भी दूर कर दिया। और मां बाप की छाती फूल जाती है ये बताने में कि मेरे बच्चे की हिंदी जरा कमजोर है। क्या गौरव की बात है। बताते हैं कि वो अंग्रेजी ही ज्यादा समझता है। बात अगर सिर्फ हिंदी की उपेक्षा या अवहेलना करने की होती तो मैं किसी तरह बर्दाश्त भी कर लेता, पर यहां बात सिर्फ हिंदी की भी नहीं है। जब आप अपने बच्चे को अंग्रेजी परस्त बनाते हैं तो आप उसके भीतर बिल्कुल अलग तरह के मूल्य स्थापित कर देते हैं, और वो मूल्य आध्यात्मिक नहीं है। इतना मैं आपको बताए देता हूं। क्योंकि बच्चे को आप अंग्रेजी परस्त इसलिए नहीं बना रहे कि अंग्रेजी बड़ी सुंदर भाषा है। बच्चे को आप अंग्रेजी परस्त इसलिए बनाते हैं क्योंकि अंग्रेजी भाषा में आपको पैसा और भौतिक सुख दिखाई देता है। अगर मां बाप ऐसे हों कि शेक्सपियर और मिल्टन से प्यार करते हों और इस नाते उन्होंने बच्चों को शुरू से ही अंग्रेजी में पारंगत करा, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। पिता शेक्सपियर से प्यार करते थे, माता अंग्रेजी की लेखिका थी, तो उनके घर का जो बच्चा है वो बचपन से ही अंग्रेजी में सिद्धस्थ है। बड़ी अच्छी बात है। पर ऐसा नहीं है। यहां तो बच्चों को दूध के साथ अंग्रेजी पिलाई जा रही है, इसलिए नहीं कि अंग्रेजी बड़ी प्यारी भाषा है, बल्कि इसलिए क्योंकि लालच है कि अंग्रेजी सीखेगा तो शायद रुपया ज्यादा बनाएगा, शायद भौतिक तरक्की ज्यादा करेगा। आप उसको सिर्फ एक भाषा नहीं दे रहे, आप उसको बता रहे हैं कि तरक्की का अर्थ क्या होता है। आप उससे कह रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का मतलब है रुपया पैसा इकट्ठा कर लेना और भौतिक रूप से समृद्ध हो जाना। आप उसके भीतर ये मूल्य प्रविष्ट करा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हिंदी को छोड़ रहा है वो अब आध्यात्मिक हो नहीं पाएगा। माताएं होती हैं, बच्चा उनका अभी 6 महीने 8 महीने का है, वो बुकैया चलता है, 2 पांव पर ठीक से चल भी नहीं पाता, और उससे वो अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कर रही हैं। बच्चा अभी कोई भाषा नहीं बोल पाता, मम 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 करता है बस, और माता जी उसको बता रही हैं चिंटू कम ओवर दिस साइड। ये तुम क्या कर रही हो? कितनी बेवकूफ हो सकती हो? हमने तो यही सुना और माना था कि मां को बच्चे की कुशलता की चाहत होती है। ये कैसी मां है जो अपने बच्चे को जहर पिला रही है? कम ओवर दिस साइड। इतना तो आप समझते ही हैं कि मुझे अंग्रेजी से कोई समस्या नहीं है। खूब पढ़ता हूं अंग्रेजी, खूब बोलता हूं, समृद्ध भाषा है।
लेकिन आम तौर पर आप लोग जिस कारण से अंग्रेजी की ओर जाते हैं वो कारण बहुत गलत है। आप अगर ज्ञान के पुजारी हों और अंग्रेजी की तरफ इसलिए जाएं कि अंग्रेजी भाषा में ज्यादा ज्ञान उपलब्ध है, तो मैं कहूंगा अच्छी बात है। पर आप अंग्रेजी की ओर ज्ञान के कारण नहीं जाते, ना उसके भाषाई सौंदर्य के कारण जाते हैं। आप उसकी ओर जाते हैं उसी पुरानी मध्यम वर्गीय हीन भावना के कारण कि हाय राम, हमें तो अंग्रेजी आई नहीं, अपने छुन्नू को सिखा दें। अब आप पूछते हैं कि बच्चे को बताइए आचार्य जी सही जीवन मूल्य कैसे दें। मैं पूछना चाहता हूं, सही मूल्य देने की बात तो बहुत बहुत दूर की है, पहले आप उसे जहर देना तो बंद करिए। शायद आप उसे जहर देना बंद कर दें तो सही जीवन मूल्य देना आसान हो जाए और बहुत मेहनत भी ना पड़े। मैं कई दफे कह चुका हूं, किसी की जान लेना अपराध है, उससे ज्यादा बड़ा अपराध है किसी को पैदा करके बिगाड़ देना। क्योंकि आपने जिसकी जान ले ली उसने कम से कम अब आगे दुख नहीं सहना। आपने उसे एक बार का, एक पल का दर्द दिया और फिर किस्सा खत्म। पर अगर आप अभिभावक हैं और आपने बच्चा पैदा करा है और आपको उसकी परवरिश करनी नहीं आती, तो आपने एक प्राणी को आने वाले 60 साल 80 साल का दुख दे दिया। कहिए ये किसी की जान लेने से छोटा अपराध है या बड़ा? खिलवाड़ नहीं है मां होना या बाप होना। और यूं ही नहीं है कि जो पीढ़ियां निकल के आ रही हैं वो नशे से ग्रस्त हैं, तनाव से ग्रस्त हैं। किसी भी मनोचिकित्सक के पास चले जाइए, वो आपको बताएगा कि 8-8 10-10 साल के बच्चे डिप्रेशन के शिकार। और आज की युवा पीढ़ी जितनी ज्यादा साइकोटिक है, जितने ज्यादा मनोरोगों से ग्रस्त है, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत कारण होंगे, पर क्या आप इस बात से इनकार करना चाहते हैं कि मां बाप की आध्यात्मिक अज्ञानता एक बहुत बड़ा कारण है? कहिए। और भी कारण होंगे, पर केंद्रीय कारण क्या उसका घर ही नहीं है? तो जब बच्चे को बिगाड़ने वाली सबसे खतरनाक जगह शायद अक्सर घर ही है, तो उसको सुधारने के लिए फिर शायद घर को ही सुधारना पड़ेगा। अपने बेटे बेटियों के प्रति आपके प्रेम की इससे बड़ी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती कि आप खुद सुधर जाएं। और ये तो व्यर्थ की बात करिएगा मत कि हमें अपनी बच्ची से प्यार बहुत है और हम खुद गले तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जो खुद गले तक कीचड़ में धंसा हुआ है वो अपने बच्चे के लिए और अपनी बच्ची के लिए शुभ नहीं हो सकता। आपका प्यार
किसी काम का नहीं है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन ऐसा प्यार झूठा है। आप ये नहीं कर सकते। दोहरा रहा हूं कि आप बिगड़े हुए हों और बच्चे सुधरे हुए निकल जाएं। आप ये नहीं कर सकते कि आपका जीवन तो उथला है और बच्चे का जीवन गहरा हो जाए। आप ये नहीं कर सकते कि आपको तो जीवन की कोई समझ नहीं है और बच्चा अपने जीवन में हीरे की तरह चमके। आप ये नहीं कर सकते कि आप खुद तो अध्यात्म से दूर भागते हो और आपके बच्चे सौंदर्य समझें, प्रेम समझें, सत्य समझें, बोध जाने, करुणा जाने। नहीं हो पाएगा। आप अगर मां हैं और आप मातृत्व का अर्थ बस ममता समझती हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए शुभ नहीं हैं। ऐसी मां जो गहराई से आध्यात्मिक नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। अच्छी हो सकती है, संभावना है, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप हतोत्साहित हो जाएं, इसलिए कह रहा हूं ताकि आप सही राह चलने के लिए प्रेरित हो पाएं। मैं आपसे कह सकता था आपके प्रश्न के जवाब में कि बच्चों को अच्छा साहित्य लाकर पढ़ने को दें, बहुत सारी सीडीज वगैरह आती हैं, वो सब दिखाएं। ये करें, वो करें। बच्चों के उत्थान के लिए संस्था का भी एक कार्यक्रम है। मैं कह सकता था कि उसमें से मैं कुछ आपको बातें बता दूंगा, आप उसको लागू कर लें अपने घर पे। पर वो सब बातें बताना मुझे अभी जरा व्यर्थ लगता है। जिसको रोज नाश्ते में, खाने में और दूध के साथ जहर दिया जा रहा हो, उसको मैं विटामिन की गोलियां दूं क्या? कहिए। दिन रात अगर किसी के सिस्टम में टॉक्सिन्स प्रविष्ट कराए जा रहे हो तो मैं क्या करूं? उसको डिटॉक्स की विधि समझाऊं या कहूं सबसे पहले कि जहर पीना बंद कर? जहर पीना बंद कर दें तो फिर डिटॉक्स की जरूरत क्या रहेगी या रहेगी? और जहर पीना बंद कर देंगे तो फिर व्यवस्था की शुद्धि और रेचन जरा आसानी से हो पाएगा। अब एक तरफ तो जहर पिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मैं कहूं कि बच्चे को हितोपदेश ला के दो, पंचतंत्र ला के दो, कृष्णमूर्ति साहब की युवाओं के लिए कुछ किताबें हैं उनको ला करके दो, तो वो सब बात व्यर्थ हो जाएगी। वो सब बातें सार्थक तभी होंगी जब पहले जो बच्चे को मानसिक प्रदूषण मिल रहा है उस प्रदूषण को रोका जाए सर्वप्रथम, है ना? एक दफे किसी ने ऐसे ही प्रश्न करा था और फिर वो कुछ तर्कबाजी करने लगे तो मैं थोड़ा कुपित ही हो गया था। मैंने कहा था कि अधिकांश अभिभावकों को तो अपने बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। वो वीडियो भी मौजूद है, उसको जाकर देखिएगा, अंग्रेजी में है, उसका शीर्षक है पेरेंट्स अपोलोजाइज टू योर किड्स।